गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है वायु द्वारा सरण, अतः इसे वायुव्य सरण के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ होता है वायु द्वारा मृदा कणों का उड़ना या मृदा की ऊपरी परत से वायु के दबाव द्वारा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। अतः परिभाषा यदि पूछी जाए एग्जाम में तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि तेज हवा व आंधी से मृदा कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो क्रिया है वायुव्य सरण कहलाती है। अतः वायुव्य सरण 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें आपको आसानी से याद रखने के लिए न्यूज सूत्र के नाम से याद कर सकते हैं। इनमें पहला है जो निलंबन। अतः निलंबन के अंतर्गत क्या होता है कि इस क्रिया में जो मृदा के छोटे कण होते हैं जिनका व्यास 0.1 mm 0.1 mm या इससे कम होता है, वो हवा के साथ उड़कर वातावरण में ऊपर हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं और तेज हवाओं के साथ में ऊपर उड़ते रहते हैं। इस क्रिया को निलंबन कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया होती है उच्छलन। उच्छलन की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो मिट्टी के कणों का आकार यानी व्यास 0.1 mm से 0.5 mm व्यास वाले जो कण होते हैं हवा के सीधे दबाव के कारण अपने स्थान से उछलकर वो थोड़ी दूरी के बाद नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि इनका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, भारी होते हैं, इस कारण से तो ये क्रिया उच्छलन होती है। और ये हमेशा 70 से यानी 50 से 75% वाले भाग में ये क्रिया ज़्यादातर वायु सरण में सहायक होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जाता है। तो वायु सरण सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होता है। इनके बाद में नेक्स्ट है सतह स्परण। सतह स्परण वह क्रिया होती है, ये तीसरा भाग है, और इसमें मृदा का कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है वो वायु की गति के साथ ऊपर तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन भूमि की जो सतह होती है उसमें एक स्थान से रेंग कर या स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को सतह स्परण कहते हैं। यह भी वायुव्य सरण का एक रूप है। अब है वायुव्य सरण। वायु द्वारा मृदा सरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ कारक होते हैं जो इस मृदा सरण को प्रभावित करते हैं, जो इनका मुख्य है वायु के कारण। इनमें एक सूत्र बनाया गया आपको याद रखने के लिए, जिसमें जमस्व मतलब जिसमें जलवायु, मृदा के भौतिक गुण, और 3 नंबर है वनस्पति और स्थलाकृति। अतः इसमें जमस्व पहला पॉइंट लेते हैं जलवायु। तो जलवायु किसी भी क्षेत्र की यदि जलवायु है वो वहाँ की वायुव्य सरण की स्थितियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्यों कि जलवायु में ताप है, दाब है, हवा, ये सारे ही इसमें सम्मिलित होते हैं, मौसम की स्थितियां हैं। तो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये सरण होता है, और अधिक ताप वाले क्षेत्र में भी सरण होता है, और वायु की गति यदि तेज है तो वहाँ भी सरण तेज होगा। तो ये तीनों ही कारक वायुव्य सरण को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और इसके विपरीत यदि आर्द्र और शीतोष्ण जलवायु है, या फिर तापमान कम है, या फिर हवाओं का बहाव कम है, तो वहाँ पर हमेशा वायुव्य सरण यानी मृदा का सरण कम होगा। इनके बाद में नेक्स्ट मृदा की भौतिक गुण। किसी भी खेत या स्थिति यानी किसी भी मृदा की जो भौतिक संरचना है उसका इस मृदा सरण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों कि उनके जो कणों का आकार है, उन कणों का घनत्व है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले कणों की प्रति हेक्टर जो संख्या है, और कार्बनिक पदार्थ की जो मात्राएं हैं, ये और नमी है, और इनके साथ में और अन्य भौतिक गुण जो उसमें पाए जाते हैं, जैसे जल धारण क्षमता करने की क्षमता यानी नमी, और दूसरे कणों के साथ में उसकी मिट्टी की जो बांधने की जो क्षमता है वो, ये सारे ही कण जैसे क्ले मृदा है, ये सारे जो गुण होते हैं वो वायुव्य सरण को यानी मृदा सरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि क्ले मिट्टी की आपस में कणों को बांधने की और चिपकने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो उस भूमि में हमेशा मृदा सरण कम होगा। और जिस क्षेत्र में वो भूमि भी थोड़ी कठोर होगी, और जिस क्षेत्र में बालू भूमि होगी या फिर बलुई भूमि होगी, तो उस क्षेत्र में मृदा सरण ज़्यादा होगा। क्यों कि वहाँ पर कणों के चिपकने की क्षमता कम होती है और कणों के बीच में महीनता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक इसका मुख्य कारण है। अक्सर जैसलमेर वाले क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उस क्षेत्र में भौतिक संरचनाओं के आधार पर उसमें बहुत ज़्यादा वायुव्य सरण, मृदा सरण होता है, जो भी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है वनस्पति। वनस्पति का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस सरण में, और यानी कि वन से आच्छादित यदि कोई मृदाओं या भूमि है तो वो वायु सरण नहीं के बराबर होता है। क्यों कि वनों के द्वारा उस भूमि को आच्छादित कर लिया जाता है, एक आवरण का रूप बना लिया जाता है, जिसके कारण उस हवाओं के वेग को रोक लिया जाता है और उड़ाव कम होता है। लेकिन वनस्पति विहीन जहाँ पर क्षेत्र है जैसे पश्चिमी राजस्थान है,
वहाँ पर हवाओं का वेग तीव्र हो जाता है और ऊपरी परत पर वायु द्वारा सरण, मृदा का सरण बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट है स्थलाकृति। किसी भी भूमि की जो स्थिति है या स्थल की जो आकृति है वो उस मृदा सरण को बढ़ाने में घटाने में विशेष सहायक होती है। जैसे ढलान वाली जो भूमि है वहाँ पर मृदा सरण तेजी से होगा और समतल भूमि या घासयुक्त भूमि है वहाँ पर मृदा सरण कम होगा। इनके बाद नेक्स्ट है वायु सरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत और विधियां, जिनको आपको एक सूत्र द्वारा समझाया जा रहा है, कवाटी वज्र। अतः आप इसमें नेक्स्ट 1 नंबर है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं में अब जो वायुवीय सरण के जो सिद्धांत है उनमें क्या होता है, किसी भी मृदा सरण को रोकने में कुछ सिद्धांत काम में होते हैं। जैसे कणों वायु के वेग को कम करने की क्रियाएं, मृदा के कणों का आकार बढ़ाना यानी कि समूह आकार बढ़ाने में सहायक होती है और सतह को नमी युक्त बनाने में। ये तीनों ही क्रियाएं हमेशा वायुवीय सरण के विपरीत होती है। तो इसमें 1 नंबर कृषि क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी भी मृदा में जीवाश्म खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। नंबर 1 पलवार, सतह पर पलवार का प्रयोग करना चाहिए जिससे मृदा सरण कम हो। भू परिष्करण द्वारा वाष्पीकरण करके नमी को बराबर बनाए रखें जिससे मृदा के कण आपस में चिपके रहें, ये भी सहायक होता है। फसल चक्र में हमेशा फलीदार वाली फसलें और घासों को उपयोग में काम में लेना चाहिए जिससे मृदा की सनक सी फसलें रहे और मृदा सरण कम हो। भूमि को खाली और पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए, घास हमेशा उस भूमि पर बनी रहे जैसे वायु के वेग को रोके, कणों को अपने में बांध के रखे, ये भी होता है। नेक्स्ट है वायु रोधी वृक्ष पेटियां लगाना, यानी किसी भी क्षेत्र में वायु रोधी वृक्ष की पेटियां एक समानांतर लाइनों में वृक्षों को लगाना और उनमें पंक्तियों की दूरी बराबर मेंटेन होनी चाहिए। यानी एक पेड़ की पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच में जो दूरी है यानी जिसे पट्टियां कह सकते हैं उन्हें 3 से 4 मीटर की होनी चाहिए और पेड़ से पेड़ के बीच की जो दूरी है 1 से 2 मीटर के बीच रखी जानी चाहिए जिससे उस आने वाली हवाओं के वेग को ये पेड़ एक अवरोधक के रूप में कार्य करें और हवा के वेग को कम करें और मिट्टी के उड़ाव को रोके। अतः जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जितनी वायुरोधी वृक्ष पेटियां होगी वहां पर हमेशा मृदा का सरण कम होगा और जिस क्षेत्र में वायुरोधी पेटियां कम होगी वहां पर हमेशा वायु का बहाव तेज होगा और वहां पर मृदा का सरण भी तेजी से होगा। इनमें ज़्यादातर जो अच्छी है वो पिरामिड वाले आकार वाली जो दूसरी लाइन वाली होती है वो हमेशा सक्सेसफुल है। इनके बाद में टीलों का आच्छादित होना, यानी किसी भी क्षेत्र में अक्सर ये मिट्टी के जो टीले होते हैं जहाँ पर मृदा सरण बहुत तेजी से होता है क्योंकि हाई ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर हवाओं का वेग तीव्र होता है और मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र को उड़ा देते हैं और उसका सरण हो जाता है। इसी प्रकार तो इसमें हमेशा झाड़ियाँ लगाना, उसमें घास लगाना या फिर उसमें इस प्रकार के छोटे छोटे वृक्षों की टीले को एक जगह स्थिर करने के लिए खीप, जड़ बेरी, फोक, बुई आदि झाड़ियों का उपयोग करना और जहाँ तक हो सके जैसे ट्यूबवेल वाले क्षेत्र हैं या सिंचाई वाले क्षेत्र हैं तो उनमें पानी का छिड़काव करना। तो ये इस प्रकार से वो क्या होता है, दूब होती है, घास होती है, वो एक उसको आच्छादित कर देती है और उसमें मृदा के सरण को रोका जा सकता है, वायु के साथ में उन कणों को उड़ने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट अन्य जो कारक होते हैं उसमें जैसे वृक्ष लगाना, जैसे अक्सर जहाँ वायु द्वारा मृदा सरण ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर खेजड़ी है, शीशम है, रोइडा है, बिलायती बबूल है, इजराइल बबूल, ऐसे वृक्षों को लगाने से वहाँ मृदा सरण को रोका जा सकता है। झाड़ियाँ जैसे खीप है, फोग है, अरंडी, जड़बेरी, ये जो पश्चिमी राजस्थान के वृक्ष और झाड़ियाँ ज़्यादातर जहाँ पर ये मृदा सरण ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में ऐसे वृक्ष लगाने से भी फायदा मिलता है। घास में सेब है, अंजन है, सेवण, जिसे पौष्टिक घास के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी राजस्थान में, और ये ऐसे होते हैं जो कि मृदा सरण को रोकने में सहायक होते हैं और पौष्टिकता के रूप में पशु पक्षियों के भी सहायक होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।